साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी और व्याकरण से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित लगभग 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से संबंधित, तो उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी, क्योंकि साहित्य के अंतर्गत बिल्कुल सामान्य रूप से बेसिक प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं नंबर 1 प्रश्न की। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? तो हिंदी साहित्य का जो हमारा आरंभिक काल है, आरंभिक काल का मतलब जो शुरुआती काल है, हिंदी साहित्य को हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन 4 कालखंडों में बांटा हुआ है। तो आरंभिक काल हो गया हमारा आदिकाल। कहने का मतलब ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल अथवा आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को? एक सेकेंड भाई। शुक्ल ने आदिकाल का नाम दिया है अथवा आरंभिक काल का नाम दिया है वीर गाथा काल। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, वीर गाथा काल। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को अलग अलग नाम दिया है। जैसे आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आप सभी को पता है। और उसके बाद चारण काल कहने वाले आदिकाल को वे हुए जॉर्ज गिरियसन। उसके बाद जो है सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांस्कृतायन ने, राहुल सांस्कृतायन। आई होप आप समझ रहे होंगे नामों को, तो आप जो है इनको बार बार रिवाइज कर सकते हो। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल कहा गिरियसन ने। सिद्ध सामंत कहा राहुल सांस्कृतायन ने। और वीर गाथा काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन वीर काल आ जाए, अगर वीर काल पूछ लिया जाए, वीर काल किसने कहा आदिकाल को या आरंभिक काल को? तो वीर काल कहने वाले हुए हैं विश्वनाथ जी ने आदिकाल को वीर काल कहा है। लेकिन गाथा आ जाए, वीर गाथा काल कहने वाले विद्वान हुए हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसी प्रकार आदिकाल को आधार काल का नाम भी दिया, संक्रमण काल भी कहा गया और अन्य काल भी कहे गए। जैसे कि आदिकाल को जो है अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने अंधकार काल ही कह डाला आदिकाल को। तो हम आदिकाल से को पढ़ेंगे जब एक एक विद्वानों के अनुसार ये देख लेंगे किस विद्वान ने आदिकाल को क्या कहा। यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को अथवा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग क्या नाम दिए गए, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारा 2। वीर गाथा काल का कवि नहीं है। इनमें से वीर गाथा काल का कवि कौन? इनमें से चंद बरदाई भी वीर गाथा काल के कवि है, जगनिक भी वीर गाथा काल के कवि है और मधुकर भी वीर गाथा काल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नामदेव जो कवि हैं वे वीर गाथा काल के अंतर्गत नहीं आते। जो ये नामदेव कवि है ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत शामिल है, जो है भक्ति काल में आते हैं। किस में आते हैं? भक्ति काल में, भक्ति काल, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। प्रश्न हमारा नंबर 3। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इनमें से वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शामिल है चंद बरदाई जी, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य माना जाता है। तो सबसे जो रासो साहित्य परंपरा के अंतर्गत चंद बरदाई जी हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की। तो ये सर्वश्रेष्ठ कवियों में कहलाए। तो बढ़ते हैं आगे। और अन्य जो ये तीनों कवि हैं ये भी जो है आदिकाल के ही अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आदिकाल अथवा वीर गाथा काल। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? अभी मैंने बताया चंद बरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। कबीरदास जी की भाषा बताइए। तो कबीरदास जी की भाषा आप सभी को पता है। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, जिसमें कि कई भाषाओं
के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अरबी, फारसी और ब्रज भाषा, खड़ी बोली सभी भाषा इसमें शामिल है। तो सदुकड़ी भाषा, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी नाम किसने दिया, तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया। और एक कहा गया पंचमैली खिचड़ी, पंचमैली खिचड़ी। कबीरदास की भाषा को जो है पंचमैली खिचड़ी किसने कहा, तो एक विद्वान हुए हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने जो है कबीरदास जी की भाषा को पंचमैली खिचड़ी का नाम दिया और सदुकड़ी कहने वाले हुए हैं रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारी एक पंक्ति। कट कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महामारी, डोलत धरनी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत गर्षे। तो ये पंक्ति है, ये किस लेखक द्वारा लिखी गई पंक्ति है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की ये प्रसिद्ध पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा ये भी पंक्तियों से संबंधित है। पंक्तियों से भी संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो नैन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस बा, दर्शन ज्योति नगहेरी। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है, तो ये पंक्ति भी जो है हमारी जयसी जी द्वारा लिखी गई पंक्ति है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सूफी कवि हुए हैं जयसी जी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8। शिवा बावनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन रहे हैं ये आप सभी को पता है। रीतिकाल के अंतर्गत जो है भूषण कवि हुए हैं। वीर गाथा, एक सेकंड भाई, वीर गाथा परंपरा के सॉरी भाई वीर रस के, वीर गाथा ध्यान आ रही है क्योंकि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन भूषण कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस के कवि माने जाते हैं। वीर रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्होंने जो है शिवा बावनी के अंतर्गत शिवराज भूषण की जो वीरता का वर्णन इसमें दर्शाया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। नर की ओर नल नीर की गति, एक एक करी जोई, जेते नीचे है चले ते तो ऊंचे होई। उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, यानी कि जो नल की गति है, जो नल की गति, नल नीर की गति एक एक करे जोई, तेचे नीचे हेत है ते तो ऊंचे होई। जो हमारा जो नल आता है, पानी में नल आता है, उसकी गति जैसे जैसे हम जो है नीचे करते जाते हैं उसकी गति ऊंची होती जाती है, मतलब तेज़ गति से वो बहने लगता है। जब हम उसको ऊपर उठा लेते हैं तो मंदा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे नीचे छोड़ देते हैं ज़मीन में, पाइप को जब हम नीचे रख देते हैं तो उसकी पानी की गति, पानी का बहाव है वो बहुत ही तेज़ होता है। इसी प्रकार से जो मनुष्यों का जो स्वभाव है वो विनम्र होना चाहिए, नल की गति की तरह जो है नीचे। अगर उसका विनम्र स्वभाव होगा तो उसका भी जो है ओबीसी बात है जो है अच्छा आपको पॉजिटिव वो देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं आगे। अगला, इस पंक्ति का जो लेखक है कौन है ये पूछा हुआ है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन सी, बिहारी लाल। बिहारी जी की पंक्ति है, ये प्रसिद्ध पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 10। सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति के रचयिता कौन है, तो सखी वे मुझसे कहकर जाते ये पंक्ति जो है मैथिली शरण जी गुप्त जो द्वारा साकेत रचना से ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। हिंदी, एक सेकंड पे, हिंदी कविता को छंदों की परिनिधि से मुक्त कराने वाले विद्वान कौन थे, यानी कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो लेखक माने जाते हैं वे माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि ये भी पूछा जाता है कई बार परीक्षा में,
हिंदी कविताओं को जो है छंदों से मुक्ति किसने दिलाई, यानी छंद मुक्त लेखक कौन माने जाते हैं, तो निराला जी। निराला ने हिंदी कविताओं को छंदों से मुक्त कराया। इन्हें केच, एक शब्द और देखने को मिलेगा, केचुआ। केचुआ या रबड़ भी कहा जाता है भाई। इनकी कविताओं को केचुआ या रबड़ भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। तितली किसकी रचना है, तो तितली आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना रही है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास रहा है भाई। ये एक प्रकार से उपन्यास है। अगर ये पूछ लिया जाए किस विधा की रचना है तो भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं, तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वो किन की है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। बढ़ते हैं आगे। पल्लव के रचयिता कौन है, तो जो पल्लव रचना है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं, तो पल्लव रचना के रचयिता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15, चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो चिंतामणि जो रचना है उसके रचयिता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि इनका प्रसिद्ध निबंध रहा है और 4 भागों में प्रकाशित किया गया है। 4 खंड रहे हैं इसके। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 16, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है, तो जन्मेजय का जो नागयज्ञ है ये रचना जो है जयशंकर प्रसाद जी की है 1926 ईस्वी की। कई बार पर इनकी रचनाओं का समय भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, देख लेते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ वहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल वहाँ चले, और मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जो ये पंक्तियाँ है ये किसकी है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी पंक्ति है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है भगवती चरण वर्मा जी की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं 18, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, तो सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखने वाले लेखक कौन हुए हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा लिखी। उसके बाद बात करें अगला आगे भी एक पंक्ति दी हुई है तो देख लेते हैं। ये भी पिछली परीक्षाओं में वही ग्राम पंचायत परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है हिंदी साहित्य से संबंधित। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ जो मैथिली शरण गुप्त जी की किस रचनाओं से ली गई है ये भी आपको यहाँ पर पता चल गया किस लेखक द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आँखों में पानी, यशोधरा से ली गई है भाई। ये यशोधरा जो रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त, ये आपको ध्यान रखना है। द्विवेदी युग के अंतर्गत जिन्होंने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो कहने पर है साकेत की रचना की, साकेत। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है, तो देख लो काफ़ी सारे जो प्रश्न है पंक्तियों से संबंधित पूछे गए हैं। तो पंक्तियों को भी आपको ध्यान रखना है। हर एक काल वाइज मैं आपको इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ करा दूंगी कि आदिकाल के अंतर्गत ये पंक्तियाँ जो इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं में पूछी जाती है। भक्ति काल के अंतर्गत आने वाली पंक्तियाँ और रीति काल के अंतर्गत और आधुनिक काल के अंतर्गत। जहाँ तक मैं समझती हूँ पिछले सालों के प्रश्नों को देख करके, तो आधुनिक काल के अंतर्गत आने वाली पंक्तियों को अधिक पूछा जाता है और भक्ति काल के अंतर्गत की भी पंक्तियाँ पूछ लेते हैं और रीति काल के भी। ऐसा नहीं है कि इनकी नहीं पूछते, लेकिन जहाँ तक संभावना है आधुनिक काल के अंतर्गत जो आने वाली पंक्तियाँ हैं उनको अधिक पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो देख लेते हैं। ये जो पंक्तियाँ हिमालय के आंगन में उसे
प्रथम किरणों का देह उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरो का हार। जो ये पंक्ति है ये किस लेखक की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, आंचलिक रचनाएं किसके से संबंधित है? जो हमारी ये आंचलिक रचनाएं हैं वे किससे संबंधित हैं? तो आंचलिक जो रचनाएं हैं वे किससे संबंधित है ये पूछा हुआ है। तो हमारी जो जितनी ये आंचलिक रचनाएं होती है वे किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं होती, लोक विशेष से संबंधित नहीं होती और जो है देश विशेष से संबंधित भी नहीं होती। ये होती हैं हमारी क्षेत्र विशेष से संबंधित। अंचल का मतलब होता है वहाँ का जो जिस स्थान पर आप रह रहे हो वहाँ की जो प्रवृत्ति और वहाँ का जो रहन सहन, पहनावा, जो सामाजिक वातावरण उनका वर्णन अपनी रचनाओं में करना। तो ये होता है हमारा आंचलिक रचनाएं। और सबसे पहली आंचलिक रचना पूछ ली जाए तो पहली सबसे प्रथम हिंदी की आंचलिक रचना कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है मैला आंचल। मैला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई रचना है 1954 की। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति का जो प्रमुख कवि है इनमें कौन माना जाता है? सूरदास जी। सूफी सूरदास जी जो है वे सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं भक्ति काल में, ये आपको पता ही है। तुलसीदास भी सगुण काव्य धारा में आते हैं। और जो है हमारे जो केशवदास जी है इन्हें भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जो है कबीरदास जी को जो है निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत एक प्रमुख कवियों में शामिल किया जाता है। तो निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो कबीरदास जी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, सरदा किस कीर्ति की नायिका है? तो इनमें से जो है सरदा जो है कामायनी की नायिका है। बढ़ते हैं आगे। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना है उसमें ईड़ा, सरदा और मनु इन सभी को दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीहे नहीं पान। की तरुवर यानी कि वर्ष का अपना फल स्वयं नहीं खाते और जो है सरवर पिए न पान, और जो है तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते। इस प्रकार जो परोपकारी व्यक्ति है, पुण्य व्यक्ति है, वे दूसरों अपना धन जो है दूसरों की भलाई में व्यर्थ करते हैं, स्वयं नहीं खर्च करते। तो इस प्रकार ये जो दोहा है ये किसका है? ये आप सभी को पता है, प्रसिद्ध दोहा रहा है रहीमदास जी का। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, अभी भी एक पंक्ति पूछी है भाई, पंक्तियों से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं आज। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुन छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता जो है वे रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। बढ़ते हैं आगे। अगली पंक्ति हमारी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी यह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्ति हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई जो है इनकी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27 में आ गए भाई। एक सेकेंड आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद भी एक पंक्ति दी हुई है तो देख लेते हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। जो ये पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा से ये ली गई है पंक्ति। वही बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ जो दौड़ने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये आपको बताना है। तो ये रही है प्रमुख कवि राहुल सांस्कृत्यायन जी ने
जो यात्रा वृत्तांत लिखे हुए थे उनके अंतर्गत से ली गई पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? मैंने आपको बताया ही है। तो ये एक जो भूषण जी की जो कविताएं हैं उनका जो प्रधान स्वर रहा है वो प्रास्तिपरक रहा माना जाता है। यानी कि यहाँ पर इसकी जगह वीरता परक भी आ जाए तो भी आप उसका सही आंसर लगा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 30, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता माने जाते हैं पुष्यदंत जी। ये भी आपको ध्यान रखना है। राम काव्य के प्रणेता स्वयंभू को माना गया है, राम काव्य के, क्योंकि इन्होंने स्वयंभू जी ने जो है पौंचर्यु नामक एक रचना लिखी थी, पौंचर्यु, जो कि राम काव्य पर आधारित रचना रही है। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया भाई, वस्तुनिष्ठ 30 प्रश्नों को कर लिया, जो कि सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसी प्रकार से सामान्य हिंदी से संबंधित अपनी तैयारी को हम जो है धीरे धीरे हम व्याकरण की तरफ भी बढ़ेंगे। व्याकरण हम भाई कम कर रहे हैं, साहित्य को ज़्यादा कर रहे हैं, तो व्याकरण से संबंधित भी महत्वपूर्ण तथ्यों और टॉपिक को, प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे और फिर धीरे धीरे मंडे से आपकी जो है थोड़ी लंबी लंबी क्लास होने लगेगी भाई, थोड़ी लेंथ थी, तो आपको समझ के साथ यहाँ पर कराया जाएगा। एक एक प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ हम जो है करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।